अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेसन में हम लोग स्केचिंग एंड शेडिंग ऑन आर्गन डायग्राम सीखेंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें एग्जामिनर आपसे किस तरह से सवाल पूछेगा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है, किस तरह से पेपर में आपको रिकग्नाइज करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे आज इस वीडियो लेसन में डिस्कस करूँगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ये लेसन। और सबसे पहले आपने एक चीज़ ये देखनी है कि इसमें दो चीज़ें आ सकती हैं एग्ज़ाम में। सबसे पहला केस आता है जिसमें आपको एग्जामिनर इनइक्वालिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और दूसरा केस ऐसा होता है जिसमें आपको एग्जामिनर इक्वालिटीज प्रोवाइड करता है। अब ये इक्वालिटीज को हम सीधा सीधा इक्वेशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है इनइक्वालिटीज जैसे नाम से जाहिर है कि ये इक्वल नहीं होता। सो इनइक्वालिटीज़ में इक्वल भी हो सकता है, लेस देन एन इक्वल टू, ग्रेटर देन एन इक्वल टू, लेकिन सिर्फ इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सो इनइक्वालिटीज़ में आपके पास जो साइंस होंगे वो ज़्यादातर आपको इस तरह के साइंस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और इक्वालिटीज़ में, इक्वेशंस में जाहिर सी बात है आपके पास परफेक्ट इक्वल साइन मौजूद होगा। पहला फ़र्क दोनों का। दूसरा फ़र्क दोनों का ये है कि यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे हमेशा बोलेगा कि स्केच एंड शेड, उसको ज़्यादा अच्छा करने के लिए मैं कह सकता हूँ स्केच एंड देन शेड द रीजन, शेड द रीजन। मतलब आपसे स्केचिंग करने के बाद आपको ये बोलेगा कि शेड भी करके दिखाओ, ठीक है। लेकिन अगर इक्वालिटीज का क्वेश्चन होगा तो वो सिर्फ ये कहेगा स्केच दी लोसाई। अब ये बाज़ बच्चों को ये वर्ड ही नहीं पता होता कि भाई ये लोसाई क्या है। लोसाई बेसिकली प्लूरल होता है लोकस का, और लोकस का मतलब या लोसाई का मतलब बहुत आसान है। ये बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच फॉर्म्स अ शेप, लाइन, कर्व एक्सेट्रा। कुछ भी, मतलब उसके पीछे कोई शेप बन रहा हो, लाइन बन रही हो, कर्व बन रहा हो, तो वो तमाम जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोसाई बोलते हैं। और उसके पीछे जाहिर सी बात है एक शेप बन रहा होता है, एक कर्व बन रहा होता है, एक लाइन बन रही होती है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, लाइक फॉर इंस्टेंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में आपको पता है कि इसके जो पॉइंट्स बनेंगे, जब मैं पॉइंट्स इसके प्लॉट करना स्टार्ट करूँगा तो उसके पॉइंट्स कुछ इस तरह से बनना स्टार्ट होंगे, और जब मैं इसको मैच कर दूंगा तो आपके पास इस तरह का ग्राफ बन जाएगा जो कि ओरिजिन से टच होता हुआ इस तरह से आपके पास एक परफेक्ट ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो इन तमाम पॉइंट्स को जब आपने मैच किया तो आपके पास ये बेसिकली जो शेप बना है, यही स्केच आपसे एग्जामिनर करने के लिए कहेगा। लेकिन अब स्केच किस टाइप के आते हैं, कैसे कैसे स्केचेस आते हैं, क्या एग्जामिनर पूछता है, अभी उस बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। सो ये लोसाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने गिवन इक्वेशन की मदद से कोई भी लाइन, कर्व, कोई भी शेप बेसिकली ड्रॉ करना होगा। अब वो कोई भी शेप क्या होगा उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। सो ये बात तो हो गई कि एग्जाम में दो तरीके से सवाल आएंगे, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ का, इक्वालिटीज़ का आपको इस केस के अंदर स्केच एंड शेड करना होगा, और इस केस में सिर्फ आपको स्केच करना होगा। अच्छा, देन एक चीज़ यहाँ पर और आती है, ठीक स्केचिंग शेडिंग के क्वेश्चंस के बाद एग्जामिनर आपसे एक और चीज़ पूछता है, जिसमें वो आपसे एक और कनेक्टिंग पार्ट पूछता है जिसमें आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी होती है। अब ये लीस्ट वैल्यू क्या है? लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट पूछता है, लीस्ट वैल्यू ऑफ कभी कभी इमेजिनरी पार्ट पूछ लेता है, लीस्ट वैल्यू ऑफ कभी कभी रियल पार्ट पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा, अब बाज़ बच्चे ये भी पूछ सकते हैं या बाज़ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि क्या सिर्फ ही लीस्ट वैल्यू आता है? नहीं,
अब बाज़ बच्चे यहाँ पर और आके ये बात बोलेंगे कि वो अगले 6 साल, अगले पिछले 6 साल, पिछले 10 साल के पास्ट पेपर्स पे देखेंगे, या उसमें वो सिर्फ ये देखेंगे कि भाई लीस्ट वैल्यू का सवाल आया है सिर्फ। लेकिन ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, आपके पास हाईएस्ट वैल्यू का भी सवाल आ सकता है। तो मैं इस लेसन में लीस्ट वैल्यू के क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, मैं अगले लेसन में लीस्ट वैल्यू के क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसी की लॉजिक पे हाईएस्ट वैल्यूज भी निकल सकती हैं, तो एग्जाम में हाईएस्ट वैल्यू का सवाल भी आ सकता है। मैथ्स को रटना नहीं है, लॉजिक से समझना है, ठीक है। अच्छा, ये लीस्ट वैल्यू क्या होती है, किस तरह निकलेगी, दिस इज द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट लेसन। वो इस लेसन में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। अब हम लोग चलेंगे कि इनइक्वालिटीज में किस तरह से एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है और आपको स्केचिंग किस तरह से करनी होती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखी हुई हैं, ठीक है। अब इन एग्जाम्पल्स को अगर मैं सॉल्व करूं आहिस्ता आहिस्ता, सो सबसे पहली एग्जाम्पल से चलते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। अच्छा, सो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और यहाँ पर एक कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो z होता है ये x प्लस वाई आयोटा होता है, यह आप सबको पता है। तो हम यहाँ पर इनपुट कर देंगे इसको x प्लस वाई आयोटा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पर जो चीज़ करने जा रहा हूँ इन 4 एग्जाम्पल्स के साथ, हम बेसिकली इनइक्वालिटीज़ और इक्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए हम बेसिकली इनको सॉल्व कर रहे हैं, इनको आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और हम वो लाइंस, वो कर्व्स निकालने की कोशिश करेंगे जिनको आगे जाके फिर हमें स्केच करना होगा और रीजन्स को शेड करना होगा। तो बेसिकली जो एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पर, इसको आपने यूज़ करते हुए, इसको फर्दर सॉल्व और सिंप्लीफाई करते हुए, इसमें से इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ को इस तरह से आपने आगे सॉल्व करना होता है कि आपके पास शेप्स की इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ निकल के आएँ। वो शेप्स क्या होते हैं अभी आगे आप लोग डिस्कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको सॉल्विंग और सिंप्लीफिकेशन सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सो कहाँ पर था मैं, हम लोग x प्लस वाई आयोटा लिखेंगे, प्लस 2 प्लस आई अपनी जगह पे आएगा, मॉड, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 3। अब हम लोग करेंगे ये कि हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ अरेंज करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ अरेंज करेंगे। ये करने के बाद हमारे पास सिचुएशन जनरेट हो जाएगी x प्लस 2 प्लस y प्लस, और यहाँ पर 1 है, सो 1, और i हमने कॉमन आउट कर लिया, ठीक है, जिसको हम ज़्यादा अच्छी मैथमेटिकल लैंग्वेज में कह सकते हैं फैक्टर आउट कर दिया, ठीक है, फैक्टराइज कर दिया इसको यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, कॉमन आउट कर दिया, ये कोई अच्छी मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं होती, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले लेसन्स में एक चीज़ सीखी थी कि ये जो मॉडुलस होता है ये रिप्रेजेंट करता है एक चीज़ को, ये रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट ऑफ द रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। सो रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। हम देख सकते हैं दिस इज आवर रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो हम यहाँ पर ये मॉडुलस का साइन हटा के यहाँ पर ये लिख सकते हैं रियल पार्ट होल स्क्वायर्ड प्लस इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर्ड, और ये अपनी जगह पे रहेगा 3। एंड देन वील टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे स्क्वायर लेने से फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर लूँगा तो हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास सिचुएशन बन जाएगी x प्लस 2 होल स्क्वायर्ड प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर्ड इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 स्क्वायर्ड, जिसको हम 9 भी लिख सकते थे। एक वजह से 9 नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम ये देख सकते हैं कि ये चीज़ आपकी AS लेवल पे पढ़ाई जाती है। AS लेवल पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल्स पढ़ाया जाता है, ठीक है। सर्कल्स में आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
तो हम देख सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस टू होल स्क्वायर्ड प्लस y माइनस वन होल स्क्वायर्ड लेस देन एंड इक्वल टू 3 स्क्वायर्ड। अब आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, -2 है, b की वैल्यू -1 है और r की वैल्यू 3 है। और ये a और b यहाँ पर, ये जो हमने a और b मार्क किया है, ये a और b सेंटर ऑफ द सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अगर ये, नीचे एक और मजीद दूसरी एग्जांपल है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। सो a और b यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्किल होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्किल विथ सेंटर -2, -1 एंड रेडियस इक्वल टू 3। इसका मतलब हमें पता ये चला कि अगर एग्जामिनर आपको इस फॉर्म में कोई इनइक्वालिटी देता है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ऑन द आर्गन डायग्राम एक सर्किल होती है। ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये हम जो कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। सही है? अच्छा, होपफुली आपको ये मेथड समझ आया होगा कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है, किस तरह से सिंप्लीफाई किया है। अब बारी आती है कि इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, स्केच कैसे करेंगे। देन अगेन इट्स एक्सट्रीमली इजी, बहुत आसान है। इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं। इसको हम स्केच कैसे करेंगे, ड्रॉ कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। सो जाहिर सी बात है, हमें एक वाई एक्सिस की ज़रूरत है जिसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, एक एक्स एक्सिस की ज़रूरत है जिसको हम रियल एक्सिस कहते हैं। हम कुछ कैलिब्रेशंस करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। ये करने के बाद हमें पता है कि जो हमारा सेंटर है वो -2 और -1 है। सो -2 इज समवेयर ओवर हेयर एंड -1 इज समवेयर ओवर हेयर। तो ये सेंटर तो मुझे पता चल गया। सिमिलरली जो इसका रेडियस है वो 3 है। अब आपको पता है रेडियस थ्रू आउट द सर्किल कांस्टेंट होता है, तो हम कर ये सकते हैं कि हम यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ करें। सो 1 2 3 पहला पॉइंट आ गया, देन 1 2 3 दूसरा पॉइंट आ गया, देन 1 2 यहाँ पर कहीं 3 होगा, तीसरा पॉइंट आ गया, देन 1 2 3 चौथा पॉइंट आ गया। और आप फिर आसानी से इन तमाम लाइंस को जो कि आपको नहीं चाहिए उनको आप इरेज करें, राइट। और आप इजीली यहाँ पर जो है, अब जो है प्रॉपरली एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने इजीली सर्किल ड्रॉ कर लिया। बाज़ लोग यहाँ पर, बाज़ बच्चे ये बोलेंगे कि ये तो बहुत ही इरेगुलर से सर्किल बनेगा। स्केचिंग का मतलब परफेक्ट ड्राइंग नहीं होता। स्केचिंग इज़ ऑलवेज अ बिट रैंडम। आपने स्केच करना है, आपने परफेक्ट इलस्ट्रेशन या ड्राइंग नहीं बनानी यहाँ पर, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी। ये स्केच करने के बाद जाहिर सी बात है यहाँ पर थोड़ी सी मैंने गड़बड़ की है, इसको आप मज़ीद परफेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद परफेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, ये स्केच करने के बाद मुझे क्लियरली एक सर्किल नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो ये तो हो गई एक बात कि एग्जामिनर आपसे कभी कभी इस तरह से सॉल्विंग करने के लिए कहेगा, और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे तो पहला केस मैंने आपको बताया कि एक सर्किल बनेगा। अब एग्जामिनर और क्या क्या पूछ सकता है, इस एग्जाम्पल को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसको अभी हटा देते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। फॉर इंस्टेंस कुछ इस तरह से आपके पास सवाल आया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें आपके पास दो जगहों पे अब आपको z नज़र आ रहा है। कोई बात नहीं, z आपके पास बेसिकली बराबर होता है, किसके बराबर होता है, रिकॉल करें, z बराबर होता है x प्लस वाई आयोटा के। तो हम यहाँ पर इनपुट कर देंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई आई माइनस 5 प्लस आई इक्वल टू x प्लस वाई आई माइनस 2i। आपने एक चीज़ शायद गौर नहीं करी कि अब मैं सवाल को इक्वल से सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वल भी आ सकता है पेपर में, तो देखें इनइक्वालिटी हो या इक्वल हो, उसकी सॉल्विंग, उसका प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन जो आगे जाके स्केचिंग और शेडिंग का पार्ट है वो डिफरेंट होगा। इक्वल के अंदर आपसे एग्जामिनर शेडिंग के लिए नहीं कहेगा, इनइक्वालिटीज़ में आपको रीजन को शेड करना होगा। कैसे करेंगे शेड, वो सब बात की बातें अभी नहीं करवाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मेशन बता रहा हूं कि आपने फिगर्स की फॉर्मेशन को जज कैसे करना है, सिंप्लीफाई सॉल्व कैसे करना है, और ये कैसे जानना है कि अच्छा सर्किल आएगा या लाइन आएगी, तो ये आपको जानना सिखा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग करेंगे ये कि हमें क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है दिस इज़ द रियल पार्ट, दिस इज़ द रियल पार्ट, दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। सो हम करेंगे ये कि ये हो जाएगा x माइनस 5, रियल पार्ट एक जगह पे आया, प्लस इमेजिनरी पार्ट एक जगह पे आएगा, y प्लस 1 है यहाँ पर i, ठीक है। इक्वल का निशान लिखेंगे और यहाँ पर भी x, यहाँ पर कोई रियल पार्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो ये x अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन हाँ मुझे इमेजिनरी पार्ट में ये y और 2 नज़र आ रहा है, जिसको हम लोग फैक्टराइज करके i बाहर करेंगे, प्लस y माइनस 2i और मॉडुलस के निशान अपनी जगह पे रहेंगे। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज़ माई रियल पार्ट एंड दिस इज़ माई इमेजिनरी पार्ट, दिस इज़ माई रियल पार्ट एंड दिस इज़ माई इमेजिनरी पार्ट। तो हम करेंगे क्या, मॉडुलस को ओपन करने के लिए हम रूट ऑफ रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर कर देते हैं, इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें बेसिकली ये करना होगा कि दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें। ये कोई स्टेप नहीं होता कि रूट से रूट कट गया, ये कोई अच्छी मैथ्स नहीं होती। अमूमन बहुत से लोग इसको ऐसे ही कर रहे होते हैं, कभी कभी मैं भी तेज़ी में शायद आपको ये करता हुआ देखूँ, लेकिन ये अच्छी मैथ्स नहीं होती। आपको लॉजिक पता होनी चाहिए। यू परफॉर्म the same operation on both sides and the same operation is taking square on both sides। ये प्रॉपर मैथ्स है इसकी, ठीक है। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 5 होल स्क्वायर्ड। मैं इसको एक काम करता हूँ, प्रॉपरली इसको डायरेक्टली ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, इसको ओपन करने के बाद ये आएगा, इसको ओपन करने के बाद आएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, इसको ओपन करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, राइट। एंड देन हमें क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ये इक्वल का निशान है, भूलिएगा नहीं। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपको कैंसिलेशन नहीं समझ में आ रही, आप एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएं, माइनस करके कैंसिल कर दें, वाई स्क्वायर को इधर ले जाएं, माइनस करके कैंसिल कर दें, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई भी हो रही हैं, जैसे 25 और 1 आपस में सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। सारी चीज़ों को एक तरफ शिफ्ट करें, या y को एक तरफ रखें, x को एक तरफ शिफ्ट करें। मैं रेकमेंड ये करूँगा x को एक तरफ शिफ्ट करें, y को एक तरफ शिफ्ट करें। तो मैं y को अपनी जगह पे यहाँ पर रखूँगा और x को उधर ले जाऊँगा, कांस्टेंट भी उधर ले जाऊँगा। सो 2y अपनी जगह पे रहा, 25 प्लस 1 इज 26, 26 यहाँ जाके 4 से माइनस हो जाएगा। जब 4 से माइनस होगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव ऑफ, यहाँ पर जब 25 प्लस 1 26, 4 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव 22। एंड देन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
आपके पास ये जो 4y था लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव 4y हो जाना है, और यहाँ पर ये जो नेगेटिव 10x है उधर जाके पॉजिटिव 10x हो जाएगा। ठीक है, अगर आसानी से समझाऊं तो हम इसको राइट साइड पे लेके गए हैं, इसको लेफ्ट साइड पे लेके गए हैं, ठीक है, और इन दोनों को भी हम प्लस करके राइट साइड पे लेके गए हैं। तो हमने किया बेसिकली यहाँ पर यह है कि y को एक तरफ रखा है, x को एक तरफ रखा है। अच्छा, और अगर ये बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो फिर एक काम और कर सकते हैं कि आप इसको यहीं पर ही बैठ के सिंप्लीफाई करें। नेगेटिव 10x प्लस 25 प्लस 2y अपनी जगह पे आएगा, 25 प्लस 1 26 अपनी जगह पे आएगा, इज़ इक्वल टू नेगेटिव 4y प्लस 4y को उधर शिफ्ट करें, इसके साथ सॉल्व होकर 6y, ठीक है, 10x को उधर शिफ्ट करें तो इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 10x एंड देन 26 वहाँ जाके माइनस कर दें तो ये हो जाएगा नेगेटिव 22। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, इट विल बी 3y इज़ इक्वल टू 5x माइनस 11, 3 को नीचे जाके डिवाइड कर दें, सो फाइनली y विल बी इक्वल टू 5/3 माइनस 11/3। और आपको क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ y इक्वल टू mx प्लस c से, so this equation right here is the equation of a straight line। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है। तो हमने क्या सीखा यहाँ से? हमने ये सीखा कि अगर एग्जामिनर आपको कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन प्रोवाइड करे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन बनती है। मैं आप लोगों को यहाँ पर मेमोराइज़ करने के लिए नहीं कह रहा कि अगर यहाँ पर इस तरह से दे, ये इस तरह से एग्जामिनर दे, जिसके साइड बहुत टेक्निक्स हैं, इसकी रट्टे लगाने की बहुत टेक्निक्स हैं, कि अगर एक z हो विद वन कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड विद वन कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपके पास हमेशा सर्किल बनता है। अगर आपके पास 2z हों दोनों साइड्स पे, ठीक है, तो आपके पास हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। लेकिन ऐसे रट्टे नहीं लगाएं, ये टेक्निक्स आप कर सकते हैं, मैंने जो बोला है उसको आप कहीं लिख भी सकते हैं, लेकिन आई वोंट रिकमेंड दिस। इसके प्रोसेस से गुजरें ताकि आपको मैथ्स अच्छी लगे, बजाय इसके कि आप रट्टे मारें जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्क्स। ठीक है, अच्छा, तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है। इसका मतलब अभी तक हमारे पास 2 चीज़ें निकल के आई हैं, सर्किल, स्ट्रेट लाइन। अब चलते हैं तीसरी एग्जाम्पल की तरफ। ये रही, इस तीसरी एग्जाम्पल को किस तरह से हम सोच सकते हैं? बहुत आसान है। ये z होता क्या है? z होता है x प्लस वाई आई इज इक्वल टू 7, राइट। रियल पार्ट इन दोनों में से क्या है? आप बताएं मुझे वीडियो पॉज करके, रियल पार्ट x है या y है? रियल पार्ट ऑफ z पूछ रहा है, तो x y में से रियल पार्ट तो x होता है ना। दैट्स इट। आपको पता चल गया कि x बराबर होगा 7 के। और आपने अपने IGCSE में और O लेवल्स में ऐसी इक्वेशंस को भी ड्रॉ करना सीखा है। एंड दीज इक्वेशंस आर बेसिकली क्या होती हैं? वीडियो पॉज करें और सोचें, बहुत आसान है। दीज इक्वेशंस आर बेसिकली वर्टिकल लाइंस। ये वर्टिकल लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि एक्स एक्सिस को कट करती हैं। ये लाइंस कुछ ऐसी होती हैं। अगर x इक्वल टू 7 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ कहीं 7 है तो ये लाइन इस तरह से बनी हुई होगी जो कि y एक्सिस के साथ पैरेलल होगी, y एक्सिस के साथ पैरेलल होगी और x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगी, x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगी। आसान जुबान में कह सकते हैं ये लाइंस जो होती हैं जो x इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में होती हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा भूल रहे हैं तो मेरी ओ लेवल्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट में जाके ये वाले लेसन देख सकते हैं, आपको वहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा। अभी समराइज कर रहा हूँ, ये लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि y एक्सिस के साथ पैरेलल होती हैं। दैट्स इट। तो हमें एक और बात पता चल गई, सर्किल सीखा, नॉर्मल हमने डायगोनल स्ट्रेट लाइन सीखी, किसी भी एंगल पे किसी भी स्लोप पे हो सकती हैं, और हमने पहली पैरेलल लाइन सीखी है जो कि y एक्सिस के साथ पैरेलल होगी। ठीक है,
अच्छा, एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी लिखा हुआ है। इमेजिनरी पार्ट आपको पता है क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या होगा? एक्स प्लस वाई आयोटा। जेड तो आपके पास एक्स प्लस वाई आयोटा होता है, राइट? इन दोनों में से इमेजिनरी पार्ट क्या है? सोचें। जी बिल्कुल सही सोचा आपने, वाई होगा। सो वाई इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू -3, दैट्स इट। और y इक्वल टू समथिंग कौन सी लाइन होती है? जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो हमने यहाँ से ये चीज़ भी सीख ली कि ये वो लाइन होगी जो कि अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पर 1 2 3 4 है, -1 -2 -3 -4 है, तो ये लाइन कहीं यहाँ पर होगी -3 पर। शेडिंग कैसे करेंगे वो सब बात की बातें, इसमें शेडिंग भी करते हैं। y ग्रेटर देन -3 है तो हम y ग्रेटर देन -3 में यहाँ कहीं शेड करेंगे, लेकिन मैं शेडिंग को ज़रा तफसील से करवाऊंगा। प्रॉपर एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस इसके देखेंगे, अभी फ़िलहाल शेडिंग की तरफ फोकस नहीं करें। तो हमने यहाँ पर 4 चीज़ें अभी फ़िलहाल सीख ली हैं। सर्किल, रैंडम स्ट्रेट लाइन्स जिनका कोई ना कोई स्लोप होगा, रैंडम स्लोप कुछ भी हो सकता है, डायगोनल लाइन्स होंगी। ये हमने ये वाली फॉर्म सीखी जिसमें आपको रियल पार्ट कह सकता है, रियल पार्ट में हमेशा x लेंगे। ये कह सकता है इमेजिनरी पार्ट जिसमें हमेशा हम y लेंगे, और ये लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, पैरेलल टू द x एक्सिस होंगी। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं, हम बेसिकली इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पर एक और तरीके से एग्जामिनर आपसे सवाल करता है जो कि इस फॉर्म में होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ समथिंग और कोई एंगल दिया हुआ होगा। इसको कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आर्ग्यूमेंट होता क्या है? अगर भूले बैठे में तो मेरा लेक्चर जाके देखें आर्ग्यूमेंट का, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्लेलिस्ट में मौजूद है, बहुत आसान है। आर्ग्यूमेंट बेसिकली निकलता ऐसे है कि आपने टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी बाय ए लेना होता है। अब ये बी और ए है क्या, हमें सबसे पहले जज करना होगा। ये जज हम लोग ऐसे करेंगे कि हम आर्ग्यूमेंट को अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिखेंगे, z की जगह पे x प्लस वाई आई आएगा, -6 + 3i आएगा, ठीक है, लेस देन n इक्वल टू π/4। नाउ दिस विल बी बेसिकली x -6, क्योंकि ये रियल पार्ट है तो ये अपनी जगह पे रहेगा। So it will be argument x -6 is the real part plus, मैं देख सकता हूँ ये इमेजिनरी पार्ट है तो ये एक जगह पे आएगा, y + 3 is the imaginary part less than n equal to। तो हमें पता चल गया कि ये इतनी वैल्यू ये a की वैल्यू है, इतनी वैल्यू ये b की वैल्यू है। ठीक है, ये b/a क्या है? रिकॉल करें, ये a + b आयोटा लिखवाया था मैंने आप लोगों को, राइट? इसका मतलब यहाँ पर जब हम आर्ग्यूमेंट को लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, टेंजेंट इनवर्स b बाय a लेस देन n इक्वल टू π/4। टेंजेंट इनवर्स को राइट साइड पे लेके जाएं जो कि सिर्फ टेंजेंट हो जाएगा, which will give us y + 3 over x -6 less than n equal to tangent π/4। टेंजेंट π/4 1 के बराबर होता है, so y + 3 over x -6 is equal to 1। x -6 राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, y + 3 equal to x -6। सही है, अब हम कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, सो y इज इक्वल टू x, कांस्टेंट राइट साइड पे शिफ्ट होके -9 बन जाएगा। हमने देखा यहाँ पर भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ही बन के आ रही है, एंड दिस इज हाउ यू विल डील द केसेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो हमने अभी मोस्ट कॉमनली एक चीज़ नोट करी, सर्कल एंड लाइन्स, दैट्स इट। इसके अलावा आपके पास और भी कोई तीसरी चीज़ एग्जाम में नहीं पूछी जाती, सर्किल, लाइंस, दैट्स इट। शेडिंग कैसे होगी, लीस्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट लेसन ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स आप कमेंट कर सकते हैं। होपफुली लेसन समझ आया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।